बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक बड़ा चैप्टर है और एक मिक्सअप टाइप का चैप्टर है। काफ़ी इसके अंदर हमारे पास चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले देखा जी, किंगडम प्लांट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट्स। हमने उनके कैरेक्टर्स देखे जी, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनका न्यूक्लियस वाजी होगा। मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें सेल्यूलोज और पैक्टिन का सेल वॉल मौजूद होता है। इनके सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद होगा, तो ये ऑटोट्रॉप होते हैं। इनका जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। इनके पास रूट स्टेम लीव्स होती हैं। कुछ इनके एक क्लास ऐसी है ब्रायोफाइट्स के नाम से, जिनके पास रूट स्टेम लीफ अपनी असली हालत में नहीं होती, लेकिन 12 रूट स्टेम लीफ होती हैं। शक्ल तब्दील है उनकी राइजोइड्स की सूरत में वगैरह वगैरह। जबकि दूसरी क्लास में तो आपको रूट स्टेम लीफ मिलता है। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। इनके पास दो जनरेशन होती है इनकी लाइफ साइकिल में, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, जबकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड होती है। अब स्पोरोफाइटिक जनरेशन होमोस्पोर्स कहलाती है अगर एक ही जैसा स्पोर तैयार करे, और हेट्रोस्पोरस कहलाती है अगर अलग अलग स्पोर्स तैयार होते हैं। अगर हेट्रोस्पोरस होती है, अलग अलग स्पोर्स तैयार होते हैं, तो दो स्पोर्स कौन से होते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं और एक मेगा स्पोर्स कहलाते हैं। ये जो स्पोर्स तैयार होते हैं ये मायोसिस के जरिए स्पोर्स तैयार होते हैं, ताकि इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये जो स्पोर्स तैयार होते हैं ये जिस स्ट्रक्चर में तैयार होते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर तैयार होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, जबकि मेगा स्पोर तैयार होता है मेगा स्पोरेंजियम में। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट बनते हैं। अगर एक ही प्लांट बॉडी के अंदर दोनों गैमेटोफाइट पाए जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोशियस। और अगर दोनों गैमेटोफाइट अलग अलग प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं तो इनको हम कहते हैं डायोशियस। ठीक है, तो ज्यादातर जो होमोस्पोर्स होते हैं ना तो फिर वो मोनोशियस होते हैं, और जो डायस्पोर्स होते हैं ना तो फिर वो डायोशियस होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पोर होते हैं तो फिर अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। अब गैमेटोफाइट के पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। मेल गैमेटोफाइट के पास होता है एंथीरिडियम और फीमेल गैमेटोफाइट होता है आर्चिगोनियम। ये दोनों गैमेट्स तैयार करते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तैयार होता है माइटोसिस के जरिए, ताकि क्रोमोसोम्स की तादाद एन ही रहे। फिर ये जो मेल गैमेट होता है ये ट्रेवल करता हुआ आर्चिगोनियम के अंदर आएगा और वहां जाकर फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करके जाइगोट में कन्वर्ट कर देगा। जाइगोट थोड़ा सा डेवलप होता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है और स्पोरोफाइट बनता है, और ये लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। ये जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है हेट्रोमॉर्फिक। क्यों? क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। जबकि अल्वा जो हमने मल्टीसेलुलर एल्गी पढ़ा था उसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था वो आइसोमॉर्फिक था। खैरियत। उसके बाद हमने देखा जी कि प्लांट किंगडम में दो बड़े डिविजन होते हैं, एक कहलाता है ब्रायोफाइट्स और एक कहलाता है ट्रेशोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स बताए। पहला ये कि इनके साइज छोटे होते हैं, ये इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते। इनमें रूट स्टेम लीफ ट्रू नहीं होती। उनकी जगह कुछ इन्हीं जैसे सिमिलर से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रूट्स की जगह होती है राइजोइड्स, पतली पतली सी धागे नुमा, जिनसे ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। स्टेम इनका असली हालत में नहीं होता, राइजोम की सूरत में होता है। और राइजोम में से अगर वर्टिकल ब्रांचेस निकल रही होती है तो हम उनको एरियल ब्रांचेस कहते हैं। उसके बाद लीफ जो है इनमें अगर मौजूद होता है तो ग्रीन कलर का होता है, तो उसकी भी थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती है, असली लीफ की तरह नहीं दिखता। ये एम्फीबियस नेचर के होते हैं, यानी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। इनका मेल गैमेट पानी के अंदर स्विम करता हुआ फीमेल गैमेट के पास आके फर्टिलाइज करता है। तो चूंकि ये पानी चाहिए होता है लिहाजा ये डैम शेडी प्लेसेस पर मौजूद होते हैं, गीली जमीनों पर पाए जाते हैं। इनकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उनमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, जबकि स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड कर रही होती है। स्पोरोफाइट के अंदर तीन चीजें मिलती हैं आपको, फूड, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स तैयार होते हैं। ये ज्यादातर जो है वो होमोस्पोर्स होते हैं, एक ही तरह के स्पोर्स तैयार होते हैं। उसके बाद इनको हम अर्ली प्लांट्स भी कहते हैं, ये हमने आज डिस्कस करना है एवोल्यूशन का प्रोसेस। उसके बाद इस ब्रायोफाइट में तीन ग्रुप है, हेपाटिसी, मुस्की और एंथोसिरॉट। इनके अलग एक एक नाम है। हेपाटिसी को आप लीवरवर्ट्स कहते हो, मुस्की को आप मोसिस कहते हो, एंथोसिरॉट्स को आप हॉर्नवर्ट्स कहते हो। लीवरवर्ट्स की मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए। इनका ग्रीन थैलस होता है बॉडी। इनकी बॉडी जो है वो पालक के पत्तों की तरह हरी चपटी होती है जी। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहते हैं चपटीपन को हम। और डाइकोटोमियसली ब्रांच होती है, यानी इनकी एक में से दो ब्रांचेस निकल रही होती है, तो इसको हम कहते हैं डाइकोटोमियसली ब्रांच। इनके पास ट्रू रूट स्टेम और लीव एब्सेंट है। रूट की जगह इनके पास छोटे छोटे से धागे नुमा राइजोइड्स होते हैं।
स्टेम इनका यही थैलस जो है वो स्टेम होता है और लीफ नहीं होते। यही थैलस जो है इनका ग्रीन कलर का होता है, इसी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और यही इनका फूड प्रिपेयर करता है। तो इनके पास लीफ एब्सेंट है, स्टेम जो है वो थैलस की शक्ल का हो गया और रूट जो है वो राइजोइड शक्ल के होते हैं। इनके पास स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, ये भी आज हमने डिस्कस करना है। और ये मोनोशियस डायोशियस दोनों हो सकते हैं। यानी मोनोशियस का मतलब हो गया कि एक ही थैलस में से एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया बनेगा, और डायोशियस का मतलब होगा अलग अलग थैलस होगा और अलग अलग एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम होगा। ये इसकी लाइफ साइकिल आपको एक बताई थी जनरल सी, ये लाइफ साइकिल देख लिएगा आप, पुरानी वीडियो को देख लिएगा इसको रिवाइज करने के लिए। फिर दूसरा ग्रुप जो था वो मुस्की था, इसको मॉसिस भी कहते हैं। मॉसिस की ये प्लांट बॉडी है जी, इसकी प्लांट बॉडी के अंदर आपको राइजोइड्स मिलेंगी रूट्स की जगह, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। इनके पास स्टेम मौजूद होता है, लेकिन उस स्टेम में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स है। इनके पास ग्रीन लीव्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लीफ की तरह नहीं होते, उनमें स्टोमेटा नहीं होता। इनका स्टेम भी ग्रीन और लीफ भी ग्रीन, तो वो दोनों ही फोटोसिंथेसिस कर होते हैं। ज्यादातर ये जो है वो डायोशियस होता है, इसका मेल प्लांट मेल गैमेटोफाइट अलग होता है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है, तो ज्यादातर ये डायोशियस में पाया जाता है। बाकी इसका भी वही मामला हो गया जी कि ब्रायोफाइट है ये, वही ये इनकी गैमेटोफाइटिक जनरेशन है डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट वही लाइफ साइकिल तो इनकी वैसे ही है, बस जनरल कैरेक्टर में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लीवर वर्ड से। फिर तीसरी जो क्लास होती है ब्रायोफाइट में, वो कहलाती है एंथोसीरोड्स, इनको हम हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। हॉर्नवर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट तैयार होता है वो सींग की तरह दिख रहा होता है, गाय के सींग की तरह। तो दैट इज वाई ये देखें, ये स्पोरोफाइट है, इसका पॉइंटर ये स्पोरोफाइट है, ये सिंग की तरह नजर आ रहा होता है, इसलिए हम इसको हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। इनकी भी बॉडी जो है वो बिल्कुल लिवर वर्ड्स की तरह होती है, ग्रीन थैलस होता है, नीचे राइजोइड्स मौजूद होते हैं, लीव एब्सेंट होता है। इसके बाद ये जो ग्रीन थैलस होता है ये होता है डायोशियस, सॉरी सॉरी मोनोशियस होता है। यानी इनके एक ही स्टेम के अंदर, यानी एक ही थैलस के अंदर दोनों गैमेटोफाइट तैयार होते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी फीमेल गैमेटोफाइट भी। मेल के अंदर एंथीरिडिया होगा, फीमेल में आर्चिगोनिया होगा, दोनों गैमेट्स बनाएंगे, फर्टिलाइज होगा और फिर ये स्पोरोफाइट जो तैयार होगा वो सिंग की तरह होगा। अब ये तीनों क्लासेस थी ब्रायोफाइट्स की, इनमें सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस था, बाकी मामला वही है कि जी गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, पानी के आसपास पाए जाते हैं, पानी चाहिए होता है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, और वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, रूट स्टेम लीफ असली हालत में नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर प्लांट किंगडम का जो दूसरा बड़ा ग्रुप होता है ब्रायोफाइट के अलावा, उसको हम कहते हैं ट्रेशोफाइट्स। ये हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वेल वेल डिवेलप मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। ये ब्रायोफाइट से तो बहुत अच्छे बने हुए होते हैं। इनमें वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होता है और जाइलम फ्लोएम के नाम से तो वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है, लिहाजा इनकी प्लांट की बॉडी थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। जितना आप आगे बड़ी क्लासेस पे जाते जाएंगे इसकी बॉडी और बड़ी होती रहती है। इनमें रूट स्टेम लीफ असली हालत में मौजूद होता है। शुरू की जो अगर आप एक दो क्लास देखें तो उनमें शायद आपको कुछ ना मिले, स्टेम लीफ ना मिले, लेकिन बाकी का आगे क्लासेस के अंदर इनमें रूट स्टेम लीफ वेल डेवलप होगा। मैंने आपको कहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है ये भी। सिलॉप्सिडा थोड़ा सा वेल डेवलप नहीं होता, ब्रायोफाइट से जरा क्लोज है। पहली जो क्लास है ना सिलॉप्सिडा, ये ब्रायोफाइट से जरा क्लोज नजर आ रही होती है, लेकिन चूंकि वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है वो प्रेजेंट है, तो यूं ये यहाँ डला हुआ है। जबकि लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा ये सारे और वेल डेवलप होते जा रहे हैं। तो हायर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है, इनमें रूट स्टेम लीव्स मौजूद होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, या आपको हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन इनमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट नहीं होती, ज्यादा टाइम पे नहीं होती, वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इनकी डोमिनेंट होती है। ज्यादातर इनके जो पौधे होते हैं उनको पानी की जरूरत नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर वही बात बोलूंगा, शुरू की कुछ क्लासेस के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होगी, वो आपको डैम शेडी प्लेसेस पे पाए जाएंगे, वो जरा ब्रायोफाइट से क्लोज हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ट्रेशोफाइट्स वाले करेक्टर्स मौजूद है, उनमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, इसलिए वो इस ग्रुप में मौजूद है। लेकिन वाटर जो है उनको फिर भी फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है। अब इसकी 5 क्लासेस हमारे पास है, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा। इन 5 में से हमने 4 क्लासेस पढ़ी हुई है, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा और टेरियोप्सिडा। 5वीं क्लास मैंने आपको कहा हुआ है एवोल्यूशन वगैरह हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि 5वीं क्लास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अभी अगर हम उसको पढ़ते हैं। सिलॉप्सिडा के बारे में मैंने आपको बताया कि चूंकि ये ट्रेशोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इनकी डोमिनेंट होती है, लेकिन इनके अंदर ये रूटलेस प्लांट होते हैं। ये वही है जी जो ब्रायोफाइट से करीब है, ब्रायोफाइट से जरा इनमें ज्यादा करीबनेस होती है, क्योंकि ब्रायोफाइट से जब वो इवॉल्व होके ट्रेशोफाइट्स बने थे तो पहले यही वाले ग्रुप बने थे। तो सिलॉप्सिडा ज्यादातर तो ये एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ एक आध स्पीशीज इनकी पाई जाती है। सिलॉप्सिडा का वही स्पोरोफाइटिक प्लांट डोमिनेंट होता है इनका, इनमें रूट्स मौजूद नहीं होती, रूट्स की जगह राइजोइड्स होती हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। इनका जो स्टेम होता है वो राइजोम कहलाता है, अंडरग्राउंड राइजोम होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है,
और फिर उसके बाद वर्टिकल उसमें से एरियल ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जिनको हम एरियल ब्रांचेस कहते हैं, उसे खड़ी खड़ी ब्रांचेस निकलती हैं। तो दो पार्ट हो गए जी स्टेम के इसके। एक जो एसेंट पार्ट होता है जमीन से पैरेलल होता है, उसको हम राइजोम कह रहे हैं, और जो इरेक्ट पार्ट होता है उसको हम एरियल ब्रांचेस कहते हैं। एरियल ब्रांचेस डाइकोटोमियसली ब्रांच होती हैं। स्टेम इनका ग्रीन होता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। इनमें लीव एब्सेंट होते हैं, ज्यादातर स्पीशीज में लीव एब्सेंट है। कुछ एक आध स्पीशीज में अगर लीव प्रेजेंट होते हैं तो वो स्केली होते हैं, नोक की तरह नजर आ रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनकी जो एरियल ब्रांचेस होती है उसमें स्पोरेंजियम डेवलप होता है, क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, तो इनमें स्पोरेंजियम तैयार होता है। और स्पोरेंजियम जो होता है वो होमोस्पोरस प्लांट है। ये इनमें एक ही जैसे स्पोर तैयार होते हैं, लिहाजा इनका स्पोरेंजियम एक ही होता है, कोई मेगा और माइक्रो स्पोरेंजियम नहीं होता। होमोस्पोरस प्लांट है, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। होमोस्पोरस प्लांट होते हैं, इनमें एक ही स्पोरेंजियम होगा, वो एक ही किस्म का स्पोर बनाता है, उसको हम कहते हैं खाली स्पोर। कोई माइक्रो मेगा नहीं, खाली स्पोर्स तैयार होते हैं। फिर जब वो स्पोर्स निकलते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो गैमेटोफाइट तैयार होता है। गैमेटोफाइट अंडरग्राउंड तैयार होता है, जमीन के अंदर तैयार होता है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो फिर मोनोशियस होता है, एक ही स्पोर से तैयार होगा, तो वो एक ही प्लांट होता है। उसमें से मेल और फीमेल पार्ट्स बन जाएंगे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। फिर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया गैमेट्स बनाएंगे, और फिर गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, और फिर ये वापस ये वाला प्लांट सिलोप्सिडा डेवलप हो जाएगा। इनकी जो एग्जाम्पल है वो हम लेंगे राइनिया, उसकी लाइफ साइकिल को हम देखेंगे। लेकिन राइनिया जो है वो एक एक्सटिंक्ट प्लांट है, और अब तो ये खत्म हो चुका है, पहले एक जमाने में पाया जाता था। तो हम उसको, इसकी लाइफ साइकिल को, राइनिया की लाइफ साइकिल को हम देखेंगे सिलोप्सिडा की एग्जाम्पल के तौर पे। फिर दूसरी क्लास जो हमने पढ़ी ट्रेशोफाइट्स में, वो कहलाती है लाइकोप्सिडा। इसको हम क्लब मॉसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्पोरेंजियम तैयार होता है वो क्लब शेप का होता है। क्लब शेप इसको कहते हैं बायोलॉजी में, क्लब शेप को ऐसे। ये क्या कहते हैं उसको, वो बड़ा महंगा सा फल है। वो क्या है, वो जो बड़ा महंगा सा फल होता है, लंबा लंबा, क्या है पता नहीं, देखो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो एक लंबा सा फल होता है, बड़ा महंगा है जी, हजारों हजारों रुपए का आता है वो। चिलगोजा। हाँ चिलगोजा। चिलगोजे के शेप का होता है। इससे शेप को ना, चिलगोजे के शेप को हम कहते हैं क्लब। ठीक है। तो इसका जो स्पोरेंजियम होता है वो क्लब शेप का होता है, इसलिए हम इसको क्लब मॉसिस भी कहते हैं। अच्छा, लाइकोप्सिडा चूंकि ये ट्रेशोफाइट है, लिहाजा इसमें भी स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, लेकिन इसमें रूट स्टेम लीफ आपको अच्छी खासी डेवलप मिलती है। इनका जो रूट होता है उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही ब्रांच में से बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस। और अगर वो ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी से तीसरी ब्रांच निकलती है तो उसको हम कहते हैं टैप रूट। जो हम ये रूट जब एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल इनकी रूट्स जो होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं। इसका जो स्टेम होता है वो राइजोम कहलाता है। राइजोम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोस्ट्रेट पार्ट होता है जो जमीन से पैरेलल होता है, ये प्रोस्ट्रेट पार्ट हो गया इसका, ये वाला जमीन से पैरेलल। और फिर इसमें से इरेक्ट ब्रांचेस निकलती है जिनको हम एरियल स्टेम कहते हैं। तो इनका स्टेम ज्यादा डेवलप नहीं है, इनका रूट डेवलप हो गया। पिछली क्लास में रूट भी नहीं थी, इसमें रूट आ गई। लेकिन इनका स्टेम जो है हमारे असल पौधों वाला स्टेम नहीं है। स्टेम जो है वो अभी राइजोम और एरियल स्टेम की सूरत में। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं राइजोफोर। और राइजोफोर जो है वो रूट और स्टेम के बीच का स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें रूट और स्टेम दोनों वाली कैरेक्टर होती है, क्योंकि वो ऊपर से निकल रहा स्टेम है और वो पानी उसमें से राइजोइड्स निकलती हैं, तो वो रूट वाला कैरेक्टर भी हो गया। तो राइजोफोर है इसमें, जो किसी के अंदर भी नहीं है वो इसके अंदर होता है। इनके लीफ जो होते हैं, इनके जो एरियल ब्रांचेस होती है उसमें लीफ मौजूद होती है, और लीफ पेयर की सूरत में होती है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, ऐसे जोड़े की सूरत में इनके पास लीफ मौजूद होती है। और लीफ के साथ लिंगुएल होता है। लिंगुएल कहते हैं एक छोटे से नोक नुमा स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है इनके लीफ के एंड में, उसको हम लिंगुअल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, इनकी जो एरियल ब्रांचेस होती हैं उनकी जो टिप होती है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है। उसके जो लीफ होते हैं वो थोड़े से अपने यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले किरदार को खत्म कर देते हैं, और वो प्रोटेक्शन की तरफ आ जाते हैं, और वो कहलाते हैं स्पोरोफिल्स। और ये जो पूरा एरियल ब्रांचेस की टिप होती है ये फिर एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। ये बनाया हुआ आपको। तो ये स्ट्रोबिलस है, ये एक्चुअल में आपकी जो एरियल ब्रांच है उसकी नोक है, और उसमें जो लीफ पाए जा रहे थे वो फोटोसिंथेसिस का काम उन्होंने खत्म कर दिया, अब वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो फिर उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल। अब ये वाला जो पौधा होता है ये खैर दोनों होते हैं, ये होमोस्पोरस भी होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब हो गया एक ही स्पोर तैयार करेंगे तो एक ही किस्म का स्पोरेंजियम होगा। हेट्रोस्पोरस का मतलब हो गया अलग अलग स्पोर्स तैयार करेंगे तो दो अलग स्पोरेंजियम होंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। दोनों के एग्जाम्पल आपको बताएंगे। होमोस्पोरस में लाइकोपोडियम है, और स्लेजिनेला जो है वो हेट्रोस्पोरस में। हमें शायद स्लेजिनेला की जो है वो लाइफ साइकिल को स्टडी करना होगा। अब हमने ये जो कोन लिया हुआ है, क्योंकि हम होमोस्पोर्स तो पढ़ चुके हैं, तो हमने ये जो कोन लिया हुआ है ये है जी स्लेजिनेला का।
और स्लेजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोर्स। तो इसमें दो किस्म के स्पोर्स तैयार होते हैं। तो स्लेजिनेला में जो एरियल टिप होगी, उसके जो लीव्स है थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे, प्रोटेक्शन की तरफ चलाएंगे, अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। नीचे वाले कहलाते हैं मेगा स्पोरेंजियम, बड़े होते हैं। ऊपर वाले कहलाते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, छोटे होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर्स तैयार होते हैं और माइक्रो स्पोरेंजियम में माइक्रो स्पोर्स तैयार होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम के आसपास जो पत्ते कहलाएंगे वो कहलाएंगे मेगा स्पोरोफिल, और माइक्रो स्पोरेंजियम के आसपास जो पत्ते होंगे वो कहलाएंगे माइक्रो स्पोरोफिल। ये स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर हो गया, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर, और फिर माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोर। अब ये जब ये स्पोर्स फटते हैं, माइक्रो स्पोर फटेंगे, निकलेंगे और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर चले जाएंगे, वहां मौजूद होगा मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर को वहां फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइज करने के बाद, मैंने कहीं बनाया हुआ नहीं, हाँ, तो माइक्रोस्पोर फटेंगे, निकलेंगे माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर के अंदर चले जाएंगे। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मौजूद होगा, वहां ये फर्टिलाइज कर देंगे। वहां जैसे फर्टिलाइज करेंगे वहीं के वहीं गैमेटोफाइट तैयार हो जाएगा, वहीं के वहीं गैमेटोफाइट तैयार हो जाएगा। अब गैमेटोफाइट जो तैयार होंगे वो तो अलग अलग किस्म के गैमेटोफाइट होंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, वो तो गैमेट्स तैयार करेंगे और फिर वो गैमेट्स भी वहीं के वहीं फर्टिलाइज होंगे। और फिर जो जाइगोट तैयार होगा वो जाइगोट फिर उसी स्पोरेंजियम के अंदर ही रह रहा है, सारा काम स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर गया मेगा स्पोरेंजियम के अंदर गया माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ने वहां मेगा स्पोर को फर्टिलाइज किया। और जब सॉरी अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसका। ये माइक्रोस्पोर ले लें, ये मेगास्पोर ले लें। अब ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये यहीं पर ही, और ये मेगास्पोर जो है यहीं पर ही। अब ये माइक्रोस्पोर निकला, फटा है, ये माइक्रोस्पोर आ रहा है और ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर एंटर हो जाता है। अब ये यहीं पर जर्मिनेट करेगा, ये थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में जर्मिनेट हो जाएगा, ये बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। और ये जो मेगास्पोर्स हैं, ये जो मेगास्पोर्स हैं, अब इनकी जो जर्मिनेशन है वो मैं एंजियोस्पर्म्स में बताऊंगा, क्योंकि वहां जो है हम जरा डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो फिर हम इसको भी डिटेल में पढ़ लेंगे कि ये किस तरह का जर्मिनेट होता है। तो माइक्रोस्पोर निकला, माइक्रोस्पोर मेगास्पोरेंजियम में एंटर हो गया और यहाँ पर आके वो जर्मिनेट करता है, ये बन जाता है मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह ये जो फीमेल ये जो मेगास्पोर है ये डेवलप होगा और ये बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये मेल गैमेट तैयार करेगा, ये सारे काम इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। इसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फीमेल गैमेट तैयार करेगा। अब ये दोनों गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट बन जाएगा, और फिर जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। आखिर में अब आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप हो गया, एक एम्ब्रियो डेवलप हो गया। और फिर ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा, वापस जो है एक नया पौधा बन जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम टूटेगा, जमीन पे गिरेगा, फिर यहाँ से डेवलप हो जाता है नया पौधा। तो ये थी लाइकोप्सीडा। उसके बाद तीसरी क्लास जो हमने पढ़ी वो थी सिफेनोप्सीडा। सिफेनोप्सीडा को आप हॉर्सटेल भी कहते हो। इसकी ज्यादातर स्पीशीज जो है वो तो खत्म हो गई, बस एक दो ही स्पीशीज है, इक्विसेटम जो है वो पाया जाता है, बाकी ज्यादातर तो ये एक्सटिंक्ट हो गए। हॉर्सटेल भी आप कहते हैं क्योंकि घोड़े की धुन की तरह दिखता है ये। इनकी जो खास बात है, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है जिनकी वजह से बाकी दूसरी क्लासेस से डिफरेंट हो जाता है, इनका स्टेम ज्वाइंटेड होता है। ज्वाइंट्स जैसे कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम में ज्वाइंट्स होते हैं ना, ऐसे इनमें ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं ज्वाइंटेड स्टेम। ये जो ज्वाइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं नोड्स। तो नोड्स वाला स्टेम मौजूद होता है या इसको ज्वाइंटेड स्टेम भी कहते हैं। इन नोड्स में से ब्रांचेस और लीव्स निकलते हैं। तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको वो घोड़े की तरह का ही दिख गया। उसके बाद इनके जो नीचे वाली जो टिप होती है, यानी जो हॉलो स्टेम का निचला हिस्सा होता है, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकल आती है। तो ये रूट्स हो गई, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया। उसके बाद जो इसकी जो ऊपर की टिप होती है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाती है और बन जाता है स्पोरेंजियम यानी स्ट्रोबिलस। और ये होमोस्पोर्स होता है। तो इसके अंदर कोई डिफरेंट स्पोर्स नहीं होते, एक ही तरह का स्पोर्स होता है। तो इनका स्पोरेंजियम भी खाली एक ही होता है। तो इनका भी स्पोर जो इनका जो स्ट्रोबिलस होता है वो कोन शेप का होता है और एक ही किस्म का स्पोर होता है स्पोरेंजियम, और एक ही किस्म के स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए हम इसको होमोस्पोर्स कहते हैं। उसके बाद जो चौथी क्लास हमने पढ़ी वो थी टेरियोप्सिडा। इनको हम फर्न्स भी कहते हैं। आर वेल डेवलप, ये वेल डेवलप है और अभी तक इन चार क्लासेस में से सबसे ज्यादा यही जिंदा मौजूद है आपके पास। इनको हम गार्डन प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर हम घरों में जो पौधे उगा रहे होते हैं वो यही होते हैं। तो दे आर वेल डेवलप इन, अभी तक जो हमने 3-4 क्लासेस पढ़ी है उनमें ये वेल डेवलप है। जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी है इनसे भी ज्यादा वेल डेवलप होंगे जो अब हमने पढ़ना होगा आगे।
तो वेल डेवलप होते हैं, गार्डन प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर इनकी स्पीशीज जो है वो सर्वाइव होती है, इनके पास रूट स्टेम्स मौजूद होते हैं, इनका रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट होता है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं एक ब्रांचेस के अंदर से, और इनका जो स्टेम होता है वो वही राइजोम की सूरत में होता है, एक प्रोस्ट्रेट होता है जो पैरेलल होता है जमीन से, उसके बाद फिर उसमें से एरियल ब्रांचेस निकल रही होती है। इन एरियल ब्रांचेस के अंदर लीव्स होते हैं, इनके लीव्स जो है वो कंपाउंड लीव्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कंपाउंड लीफ का कि एक वेन होती है, उसमें से छोटे छोटे लीफ के टुकड़े हो जाते हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं लीफलेट। तो ये बेसिकली एक लीफ था जिसको कई टुकड़े हो गए, तो ये छोटे छोटे से लीफ, इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। अब इनके पास कोई स्ट्रोबिलस नाम का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कोई वेल डेवलप कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो गया और वो स्पोरेंजियम में, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इनके पास जो है कुछ लीफ जो होते हैं, खास करके जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है, यानी कि ब्रांच का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वहां के लीफ जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस वाला काम छोड़ देते हैं, प्रोटेक्शन वाला काम शुरू कर देते हैं, और उनको फिर हम कहते हैं स्पोरोफिल। और उन स्पोरोफिल में डेवलप होते हैं स्पोरेंजियम, ये भी होमोस्पोर्स होता है, यानी इसमें भी एक ही किस्म का स्पोरेंजियम बनेगा और एक ही किस्म का स्पोर होगा। अब ये स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर डेवलप हो जाएगा। अब वो जो स्पोर डेवलप होगा वो एक ही किस्म का स्पोर होगा, लिहाजा हम उसको स्पोर्स कहते हैं। फिर वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है जी, यहाँ से निकलेगा, जमीन पे गिरेगा, जर्मिनेट होगा। और जब एक ही स्पोर से जर्मिनेट होता है तो मैंने आपको बताया था मोनोशियस बनता है। तो मोनोशियस गैमेटोफाइट होता है जी, इसका हार्ट शेप का मोनोशियस गैमेटोफाइट होता है। उस हार्ट शेप का मोनोशियस जो गैमेटोफाइट है, ऊपरी हिस्से में आर्चिगोनिया होता है, निचले हिस्से पे एंथेरिडिया होता है, इसमें राइजोइड्स होती है जिससे ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। फिर आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, एंथेरिडिया में फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं। फिर आर्चिगोन एंथेरिडिया से आर्चिगोनिया में गैमेट्स आके फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से ये वाला पौधा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये होमोस्पोरस है और डायोशियस होते हैं। तो आपने एक बात नोट की होगी कि अभी तक आप देख रहे हो ज्यादातर होमोस्पोर्स ही आ रहे हैं, ये एक की पॉइंट है। अभी तक आप देख रहे हैं ज्यादातर होमोस्पोर्स आ रहे हैं, बस ये जो एक आपकी क्लास गई थी ये वाली लाइकोप्सिडा, इसके अंदर कुछ स्पीशीज जो है जैसे कि स्लेजिनेला वगैरह ये हेट्रोस्पोरस है। नहीं तो ज्यादातर आपने देखा कि ज्यादातर आपने अभी तक ब्रायोफाइट्स ले लें या ट्रेशोफाइट्स ले लें, होमोस्पोर्स आ रहा है। हेट्रोस्पोरस जो है अब वो वेल डेवलप कंडीशन में आ जाते हैं, वो आगे आते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये 4 क्लासेस पढ़ ली, अभी हमारे पास स्ट्रेशोफाइट्स की एक और क्लास रहती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसीडा। वो हमने पढ़नी है क्लास, लेकिन उससे पहले अब हम जरा थोड़ा सा एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि प्लांट जो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है एक ट्रेंड सा कि हम देखते हैं कि हमारे जो प्लांट के जितनी भी क्लासेस बन रही है, हिपार्टी सी से लेकर के, और आखिरी जो क्लास आपने पढ़ी है वो है टेरियोप्सिडा। तो हम देखते हैं कि जी इन क्लासेस के अंदर थोड़ी थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता से डेवलपमेंट होती जा रही है पौधे के अंदर, पौधा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप करता जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा जी, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि साइंटिस्ट माना करते हैं कि जी इस दुनिया के अंदर जब ये दुनिया बनी थी, या आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। उस वक्त का एनवायरनमेंट बड़ा हार्श था, खतरनाक एनवायरनमेंट था, और उस टाइम पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता था, तो कोई था ही नहीं। फिर साइंटिस्ट का मानना ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हुआ, पानी आया आपकी अर्थ के अंदर, ऑक्सीजन गैस आपकी डेवलप हुई, और फिर जो आपका पहला ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था इस दुनिया के अंदर वो था बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया डेवलप हुआ विच इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके इसने अपने न्यूक्लियस को बनाया और ये यूकैरियोटिक बन गया। फिर यूकैरियोटिक से मल्टी सेलुलर बना, मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स आपस में मिल गए, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर वो एक ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर अपनी थोड़ी बहुत एडॉप्टेशंस करता रहा, और उस एडॉप्टेशंस के हवाले से वो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट होता रहा। किसी ने अपने हाथ निकाल लिए, किसी ने पैर निकाल लिए, किसी ने दुम खत्म कर दी, और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म। तो यूं कहते हैं एक बैक्टीरिया से पूरी कायनात के जितने, पूरी हमारी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सब बने, एंड दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। वक्त बहुत लगता है इसके अंदर, ये नहीं है कि एक साल के अंदर जो है वो बैक्टीरिया से जो है वो यूकैरियोटिक हो गया, नहीं, लाखों हजारों साल के अंदर बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक हुआ। तो यूकैरियोटिक से जो मल्टी सेलुलर हुआ उसमें भी काफी हजारों साल लगे। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का, काफी टाइम एक्सपेंड होता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया से डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता। बैक्टीरिया से पहले यूकैरियोटिक सेल बना, यूकैरियोटिक से मल्टी सेलुलर, फिर बनते गए बनते गए।
उसके बाद इसी एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक ये जो हमारे प्लांट्स है ना, ये जो हमारे प्लांट्स आज हमारे पास मौजूद है इस दुनिया के अंदर प्लांट्स, एवोल्यूशनिस्ट का मानना ये है कि ये प्लांट्स जो है वो इवॉल्व हुए हुए हैं मल्टी सेलुलर एल्गीज से, मल्टी सेलुलर एल्गीज, ये इनका ये इनका मानना है जी। कि मैं तो खैर नहीं मानता, एक और बात है, बीइंग अ मुस्लिम हमें मानना भी नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं जी कि जैसे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के ने अपने न्यूक्लियस को डेवलप किया, ये बन गया यूकैरियोटिक। अब बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लग गए और वो ऑटोट्रॉप हो गए, और ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक जो है वो एक लिहाज से एल्गी हो जाता है, सेल वॉल डेवलप हो जाए तो वो एल्गी हो जाता है, तो यूनिसेलुलर एल्गी बन गए। फिर बहुत सारी यूनिसेलुलर एल्गीज आपस में उन्होंने जो है मिलके रहना शुरू कर दिया, कॉलोनी बना ली, कॉलोनियल बन गए। फिर उन्होंने मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ये मल्टी सेलुलर एल्गी बन गए। अभी जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे ये एक्वेटिक हुआ करते थे जी, पानी के अंदर रहा करते थे। उसके बाद आपकी जमीन बनना शुरू हुई, जमीन आई, डेवलप हुई, पानी में कंपटीशन बढ़ गया, कई रीजंस थे, साइंटिस्ट को अभी उन रीजंस पर कुछ यकीन भी नहीं है, कहते हैं जी अननोन रीजन। तो बहुत से अननोन रीजंस की वजह से एल्गीज जो है वो अपना इक्वेटिक छोड़ के टेरेस्ट्रियल जो हैबिटाट है वो अडॉप्ट करना चाह रहे थे। यानी कि ये भी हो सकता है कि जी मे बी कि जी पानी के अंदर कंपटीशन ज़्यादा हो गया और ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गए, रिसोर्सेज कम हो गए। ये भी हो सकता है कि जी आपको ये जो एल्गीज होते हैं ये तो ऑटोट्रॉप होते हैं, और ऑटोट्रॉप का मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस करके खाना खुद तैयार करें, और खाना खुद तैयार करने के लिए दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए थी, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में कम, खुश्की में ज्यादा मिलेगी। तो खुश्की के अंदर लालच आ रहा है जी कि खुश्की के अंदर अगर ये आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट अपना लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको ज्यादा अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस ये खूब कर सकते हैं। उसके बाद वही कंपटीशन भी हो सकता है रीजन कि जी पानी के अंदर बहुत सारे एल्गीज आ गए जी, फूड रिसोर्सेज कम हो रही है, खाना कम है, जितनी स्पीशीज मौजूद है, तो इन्होंने कहा क्यों ना जमीन को अडॉप्ट किया जाए। तो काफी नोन अननोन रीजन है, कुछ बहुत से रीजन है, अननोन है, नोन है। इन रीजंस की बिना पर एल्गीज जो थे ना, मल्टी सेलुलर एल्गीज, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट करना चाहा, अडॉप्टेड टू लैंड। ये अपनी खुशकी में आके अपने आप को बसर करना चाह रहे थे। अब जब ये अडॉप्ट अपना अडॉप्टेशन हासिल करना चाह रहे थे, ये खुशकी का लैंड हैबिटाट को अडॉप्ट करना चाह रहे थे, तो इनके लिए दो तीन बड़े मसले थे। पहला इनका जो प्रॉब्लम था, पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर ये खुशकी में आते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम ये था हाउ दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करें, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ था फॉर वाटर। अब अगर ये खुशकी में आ जाते हैं तो खुशकी के अंदर पानी तो है नहीं, हवा में है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हासिल किया जाए, एक ये इनके लिए परेशान कुन बात थी। दूसरा ये कि हाउ दे एब्जॉर्ब वाटर, हाउ दे गेट लिखना भूल गया ऊपर में, गेट वाटर, ये दो बड़े इशू थे। हाउ दे गेट, पानी के अंदर थे, पानी के हिसाब से ये अडॉप्ट हुए हुए थे, पानी के अंदर तो रहते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर रहे थे वाटर में से, और वही डिफ्यूजन के जरिए, और पानी के अंदर जो है, पानी तो है ही है पानी के अंदर, तो वो भी डिफ्यूजन के जरिए हासिल कर रहे थे। लेकिन अगर ये खुशकी में आ जाते हैं तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हासिल करें हवा में से, फिर ये जमीन के अंदर से पानी कैसे हासिल करें, ये दो इनके लिए इशू थे। उसके लिए इनको फिर जो है क्या करना पड़ती, थोड़ी सी एवोल्यूशन करनी पड़ती, इनको थोड़ी सी एवोल्यूशन करनी पड़ेगी। ये सोच रहे थे एल्गीज के यार थोड़ी सी अपनी स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए, ऐसी चेंजिंग ताकि ये जो है मसले हल हो जाए। तो दैट लीड्स टू एवोल्यूशन। ये जो प्रॉब्लम्स थी इन्होंने इनको एवोल्यूशन पर मजबूर किया, दैट लीड्स टू एवोल्यूशन। लो जी, आपके जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे पानी छोड़ना चाह रहे हैं, खुशकी में आना चाह रहे हैं, दो उन्होंने मसले निकाल लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करे, दूसरा पानी को कैसे हासिल किया जाए। और भी जाहिर बात है और भी मसले आएंगे जब आप खुशकी में रहोगे, भाई गैमेट्स कैसे फर्टिलाइज करोगे, पानी के अंदर तो बहुत आसान है जी, आपके गैमेट्स स्विम करते हुए चले जाएं। लेकिन अगर आप खुशकी में हो तो फिर आपके गैमेट्स कैसे फर्टिलाइज होंगे, वहाँ तो पानी नहीं है, क्योंकि गैमेट्स में फ्लैजिला हुआ करते थे। तो दो तीन मसले और भी आएंगे जब ये आगे अडॉप्ट करेंगे। तो इन्होंने जब अपने आप को अडॉप्ट किया तो इनको जरूरत हो गई जी कि हम अपनी इसी बॉडी पर खुशकी में आके नहीं रह सकते, मल्टी सेलुलर एल्गी इसी हालत में जमीन पर आके नहीं रह सकता, थोड़ी सी अपनी बॉडी के अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, जिसको आप एवोल्यूशन कहते हो। वक्त के साथ साथ अपनी बॉडी के अंदर चेंजिंग लाओ, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो इन्होंने एवोल्यूशन की जी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता
एक तो काफी टाइम लगता है, एक बात तो ये याद रखिएगा, काफी टाइम लगता है। उसके बाद ये नहीं है कि इन्होंने डायरेक्ट अडॉप्ट, इन्होंने अपनी एवोल्यूशन की और जो चीजें अडॉप्ट की बिल्कुल परफेक्ट बन गए, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे इन्होंने मिसाल के तौर पे पानी एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स बना दिए, इन्होंने ये थोड़ी है डायरेक्ट एल्गी आया बाहर और उसने डायरेक्ट रूट डेवलप कर ली, नहीं, पहले इन्होंने एक हल्का सा स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स, फिर आगे जाके उसको मॉडिफाई करते 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 रूट्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे इसकी सीधी सी मिसाल है ना कि आपके पास मोबाइल नहीं है या आपके पास गाड़ी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी नहीं है, आप अपनी अपनी लाइफ में एवोल्यूशन चाह रहे हो, आप चाह रहे हो मैं गाड़ी खरीदूं, ये थोड़ी आप जाके डायरेक्ट 1 करोड़ वाली गाड़ी खरीद लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, जमीन नहीं होगी बात, हम तो आपको स्मगलर कहेंगे। तो होगा क्या, आप पहले आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करोगे, पहले आप मोटरसाइकिल ले लोगे, फिर एक अच्छी सी 1 to 5 ले लोगे, फिर आप एक 2-4 लाख की गाड़ी ले लोगे, फिर आप 10-12 लाख की गाड़ी लोगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करते जाओगे, हालात के हिसाब से अडॉप्ट करते जाओगे, उसके बाद जाकर के आप बड़ी गाड़ी ले लोगे। ये देख लो आज आप, ये जो आपके स्मार्टफोन है, आज की तारीख में जो आपके स्मार्टफोन मौजूद हैं, क्या ये जब मोबाइल फोन बना तो क्या डायरेक्ट ऐसा फोन बना है, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ है। पहले आपके पास मोबाइल थे, उसमें कलर नहीं थी, स्क्रीन टच नहीं था, फिर कलर स्क्रीन आ गई, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फिर टच स्क्रीन आ गया, फिर कैमरे मॉडिफाई, आहिस्ता आहिस्ता आपका मोबाइल चेंज हो रहा है। यही मामला इनके साथ भी होता है। एल्गीज जब खुशकी में आके रहना शुरू किया, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को देखा और उस हिसाब से अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंज करते रहे, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होते गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ ऐसे। तो वो कुछ क्लासेस इनकी जब वो शुरू की अडॉप्टेशंस की, तो वो ब्रायोफाइट्स की हो गई है जी, 3 क्लासेस। हेपाटिस बिल्कुल अर्ली फॉर्म होता है, हेपाटिस फिर थोड़ा सा अडॉप्टेशन किया, मुस्की बन गया जी, हेपाटिस और एंथोसिरॉइड अर्ली फॉर्म है, तो थोड़ी सी अडॉप्टेशन की जी, मुस्की बन गए, फिर थोड़ी सी अडॉप्टेशन की, ट्रेशोफाइट्स का पहला ग्रुप बन गया जी, टेरियोप्सिडा वो सिलोप्सिडा, फिर थोड़ा सा और अडॉप्ट किया, लाइकोप्सिडा बन गया, फिर वो सिफेनोप्सिडा बन गया, फिर टेरियोप्सिडा बन गया, फिर थोड़ी सी और अडॉप्टेशन की, स्पर्मेटोसिडा बन गया, और वो हायर प्लांट्स होते हैं आपके बड़े वाले। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स डेवलप करना शुरू किया। तो इन्होंने जो एडॉप्टेशंस की, जरा उनकी बात कर लेते हैं जी। जब ये खुशकी पे आके रहने लग गए, तो इन्होंने जो अडॉप्टेशंस की हैं उनकी बात करते हैं। क्या एडॉप्टेशंस की इन्होंने, प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी, इनके लिए मेजर 2 प्रॉब्लम्स थी जी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ली जाए और पानी का मामला कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तब इन्होंने जो एडॉप्टेशंस की, अर्ली शुरू की जो मल्टीसेलुलर एल्गीज आई, इन्होंने जो एडॉप्टेशंस की, एक तो इन्होंने की जी राइजोइड्स की, राइजोइड्स की एडॉप्टेशन की। दूसरी जो इन्होंने एडॉप्टेशन की वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर की जी, पानी को एब्जॉर्ब तो ये राइजोइड्स कर रहे हैं, उसको बचाने का काम, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी की किल्लत है, अब पानी को बचाना भी चाहिए। फिर तीसरी एडाप्टेशन की इन्होंने एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर चौथी जो एडाप्टेशन की वो इन्होंने की हेट्रोगेमी की सिचुएशन को, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। और पांचवी जो है वो इन्होंने की जी प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। ये 5 अर्ली एडाप्टेशंस कहलाती है जी। ये 5 अर्ली एडाप्टेशंस की एक और लिख लेते हैं जी, छठा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये 6 के करीब एडाप्टेशन है जो इन्होंने की आहिस्ता आहिस्ता, और इनसे इनके ये मसले भी हल हुए, फिर इनके साथ साथ जो दूसरे मसले आ रहे थे वो भी हल हुए। सबसे पहले जब ये मल्टीसेलुलर एल्गी बाहर आए और खुश्की में अडॉप्ट होना शुरू किया, तो इन्होंने उससे पहले अपने अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स। क्यों डेवलप किया, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करना था, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। एल्गीज के अंदर कोई राइजोइड्स नहीं थी, एल्गीज के अंदर राइजोइड्स नहीं थी। आपको याद होगा अलवा, अलवा हमने पढ़ा है ना, मल्टी सेलुलर एल्गी के अंदर जिसका शेप पालक के पत्ते की तरह था, उसके नीचे जो है राइजोइड्स नहीं थी, होल्ड फास्ट था, जो इनको पत्थरों से चिपका के रखता है, राइजोइड्स नहीं थी, याद होगा आपको अलवा। तो अलवा यानी मल्टी सेलुलर एल्गीज जो थे इनके पास राइजोइड्स नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर पतले पतले से धागे नुमा बड़े बारीक से स्ट्रक्चर डेवलप किए जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स। और फिर जब ये जमीन पर अडॉप्ट हुए, जमीन पर आए ये, तो इन्होंने उस राइजोइड्स के जरिए जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करा। तो यूं इनका ये जो पहला मसला था ना, हाउ दे गेट वाटर, दूसरा मसला सॉरी ये वाला कुछ हल हुआ कि जी पानी कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। इन्होंने कहा जी राइजोइड्स बना ले, चलो उससे पानी को हासिल कर लिया जाएगा, ठीक है जी चले। राइजोइड्स इन्होंने डेवलप की फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर आगे मैंने आपको बताया
तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा इन्होंने अपनी राइजोइड्स को वेल डिवेलप करना शुरू कर दिया। राइजोइड्स पहले यूनिसेलुलर पतले पतले से धागे की तरह होती थी, फिर उन्होंने उनको एडवेंटिशियस बना दिया। पहले तो ये ऐसी थी, ऐसे बस 2-4 पतले पतले धागे, फिर उन्होंने इनको एडवेंटिशियस बना दिया जी, एक में से कई कई ब्रांचेस निकल रही है और ज्यादा फैला दिया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर आगे जाके जो आगे के हायर प्लांट्स हैं उन्होंने फिर इनको और ज्यादा वेल डिवेलप कर दिया जी। पहली एक बड़ी सी मोटी सी रूट होती है, फिर हम उसको रूट कहते हैं, फिर राइजोइड्स नहीं कहते, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती है, फिर उन ब्रांचेस में से ब्रांचेस निकलती है, ऐसे इसको हम कहते हैं टैप। तो ये राइजोइड्स स्टार्टिंग में राइजोइड्स बनी थी जो वाटर एब्जॉर्प्शन करती थी, फिर आगे जाके वो अपने आप को, मैंने आपको बताया ना मोबाइलों की एग्जांपल से, फिर आगे जाके वो इसी राइजोइड्स को मॉडिफाई करते रहे। हिपार्टिसी और मुस्की और एंथोसिरोड्स में तो राइजोइड्स थी, लेकिन फिर जो एंथोसिरोड्स के बाद जो अगले ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए उन्होंने क्या करा, अपनी रूट्स के अंदर टेरोप्सी वो आता है सिलोप्सिडा, वो भी इनकी तरह था, ब्रायोफाइट्स की तरह। फिर जो अगले आते हैं लाइकोप्सिडा वगैरह, उन्होंने क्या करा, अपने अंदर वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप कर लिए। और वेस्कुलर टिश्यू डेवलप करने से क्या हो गया, राइजोइड्स की फंक्शन जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो गया। अब ये पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, धड़ाधड़ उसको पहुंचा भी रहे हैं क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू मौजूद हो गया और ज्यादा अच्छा हो गया राइजोइड। फिर और आगे की जो क्लासेस थी उन्होंने क्या करा, अपने राइजोइड्स को एडवेंटिशियस रूट के अंदर लिया है, उसमें बड़ी बड़ी ब्रांचेस बना दी, छोटी छोटी सी बहुत सारी ब्रांचेस बना दी, एडवेंटिशियस रूट कर दी। फिर और आगे जो हुआ इवॉल्व, तो उससे क्या हुआ, फिर उनकी वो जो एडवेंटिशियस रूट थी वो टैप रूट में कन्वर्ट हो गई। तो यूं आहिस्ता आहिस्ता ये राइजोइड जो है वो आज की आपकी रूट्स के अंदर डेवलप हो गई। बहरहाल इन्होंने राइजोइड्स की सूरत में वाटर एब्जॉर्प्शन का मसला हल कर दिया जी, पानी एब्जॉर्ब तो हो रहा है, लेकिन अब चूंकि पानी इनको मिल रहा है, पानी वाला, जब ये पानी में रहते थे तो पानी की तो इनकी कमी थी नहीं, पानी तो भरपूर था जी, बेतहाशा था। लेकिन अब चूंकि ये खुशकी में आ गया, पानी की जरा किल्लत है, राइजोइड्स इनको हर वक्त पानी तो नहीं एब्जॉर्ब करके दे सकता, पानी इनके लिए मसला आ रहा था। तो इन्होंने भी ये दूसरा नया मसला आ गया इनको, हाउ टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाया कैसे जाए, क्योंकि पानी जो है इनके लिए बड़ा मेन था जी, उनके अल्लाह आपका भला करे फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, तो वो इनके लिए मेन था और मिल इनको कम रहा है। तो इन्होंने कंजर्वेशन के लिए दो काम किए जी, एक इन्होंने अपनी बॉडी को थैलस कर दिया, थैलस बॉडी कर दी थी। थैलस क्या होती है जी, अगर आपके पास ऐसी होती जी बॉडी, इन्होंने क्या किया जी, ऐसी कर दी बॉडी, ऐसी चपटी। पहले देखें इनकी ऐसी बॉडी थी, ये सेल बना रहा हूं मैं, ऐसी ऐसी बॉडी होती, ऐसी बॉडी थी इनकी। अब देखें यहाँ सूरज इनको ज्यादातर सरफेस, ज्यादातर जो सेल है वो सूरज से डायरेक्ट है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट मिल रही है और उन सेल के अंदर से पानी जो है वो एवोपोरेट हो रहा है। आपको पता है सूरज की रोशनी से पानी एवोपोरेट हो जाता है। तो इनकी बॉडी जब ऐसी थी तो इनके ज्यादातर सेल सूरज को फेस कर रहे होते थे और उससे क्या होता था, उन सेल्स के अंदर जितना भी पानी था वो एवोपोरेट हो जाता था, फंस रहे थे। इन्होंने क्या करा, अपनी बॉडी को थैलस बना दिया, ऐसे चपटी पालक की तरह। अब उससे क्या हो गया जी, कम सेल आपके फेसिंग पर आ रहे हैं, ये देखिए सिर्फ एक सेल की लेयर है, बाकी जो इजी जैसे पूरे सेल की लेयर है वो अंदर की तरफ चली गई, प्रोटेक्ट हो गई। तो यूं इन्होंने अपनी थैलस बॉडी कर दी ताकि जो है वो वाटर को बचाया जा सके, पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सेल जो है वो अंदर की तरफ हो गए और कम से कम सेल जो है वो सूरज को फेस कर रहे हैं, ताकि उनमें से जो पानी है वो एवोपोरेट हो जाए और जो अंदर के सेल है उसके पानी एवोपोरेट ना हो सके। एक तो इन्होंने ये अडॉप्टेशन किया कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, क्यूटिकल डेवलप करा, क्यूटिकल डेवलप किया। क्यूटिकल क्या होता है जी, ये आपके पास इनका सपोज करें जी आउटर लेयर है, थैलस का आउटर सरफेस का ये लेयर है जी, बहुत सारे सेल्स बना दिए मैंने ये, और ये इनकी आउटर लेयर है। तो इन आउटर लेयर ने क्या करा, एक खास किस्म का कंपाउंड होता है क्यूटिन कहलाता है, उसको सिक्रीट किया, खारिज खारिज किया और उसको बाहर जाके जब वो जमा हो गई ना तो ये बन गई एक क्यूटिकल की लेयर। ये नॉन लिविंग होती है, ये लेयर कहलाती है क्यूटिकल की लेयर। और ये किससे बनी हुई होती है, क्यूटिन नाम का एक कंपाउंड होता है उससे। और ये जो क्यूटिन नाम का कंपाउंड होता है ये वैक्स की तरह का होता है और नॉन लिविंग होती है। ये जो लेयर हो गई ये नॉन लिविंग हो गई, क्योंकि नॉन लिविंग क्योंकि ये सेल से नहीं बनी हुई, ये तो एक कंपाउंड से बनी हुई जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। तो इनके जो थैलस के आउटर सरफेस थी, आउटर सरफेस के जो सेल थे, इन्होंने खास किस्म का कंपाउंड था क्यूटिन, वो खारिज किया और वो क्यूटिन जो है ऊपर आकर के उसने एक लेयर तय चढ़ा दी जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिन जो है वैक्स की तरह का कंपाउंड होता है। आप जानते हो कि वैक्स जो है वो वाटर रिपेलेंट होता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, वैक्स पानी को रिपल कर देता है। तो हुआ क्या कि अब इनके पास से अगर पानी एवापोरेट होके जा रहा है तो इस क्यूटिकल को क्रॉस नहीं कर पा रहा क्योंकि वाटर रिपल होता है। अब अंदर के सेल अगर गर्मी की वजह से पानी को एवापोरेट भी कर रहा है तो क्यूटिकल जो है पानी को बाहर स्केप होने नहीं दे रहा। तो यूं भी इन्होंने पानी को बचाया।
ये क्यूटिकल की जो डेवलपमेंट थी ये आपके तकरीबन सारे प्लांटों ने फिर आगे अडॉप्ट की। जितनी भी क्लासेस है सबों के अंदर क्यूटिकल डेवलप रहा, क्योंकि ये अच्छी चीज थी। तो क्यूटिकल डेवलप किया इन्होंने ताकि पानी को बचाया जा सके। थैलस इन्होंने बनाया ताकि इनका पानी जो है वो बच सके। तो ये दो मामला किए जिससे इनको पानी की बचत हो गई। ठीक है जी, ये हो गया। अब आते हैं उस वाले मामले पे कि जी हाउ दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करें? तो इन्होंने क्या करा, अपने जो थैलस थे उनके अंदर छोटे छोटे से सुराख छोड़ दिए, ऐसे सुराख छोड़ दिए। इनको हम कहते हैं एरेटिंग पोर्स। इनको आप कहते हो एरेटिंग पोर्स, स्टोमेटा नहीं कहते। वजह क्या है मैं अभी बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के लिए कि जो इनका थैलस था उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख छोड़ दिए। उन सुरागों को आप कहते हो एरेटिंग पोर्स। और इन सुरागों के बाद स्पेस छोड़ के जो है फोटोसिंथेटिक सेल्स लगाए। फोटोसिंथेसिस वाले जो सेल थे वो डायरेक्ट एरेटिंग पोर्स के अंदर नहीं थे, एरेटिंग पोर्स के बाद नहीं थे, बल्कि एरेटिंग पोर्स के बाद पूरा ये एक खाली स्पेस थी जिसको हम कहते हैं एयर सैक। ऐसा इन्होंने अपने थैलस को डेवलप किया थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया, अपने जो आउटर लेयर थी उसमें से कुछ छोटे छोटे से सेल्स हटा दिए, वहां पे सुराग आ गए और उन सुरागों के नीचे बकायदा एक स्पेस खाली छोड़ दी। क्या हुआ जी, इससे कार्बन डाइऑक्साइड हवा की वो डायरेक्ट इन सुरागों के जरिए डिफ्यूज हो जाती है और अंदर आके भर जाती है। और फिर ये जो इर्द गिर्द के फोटोसिंथेटिक सेल थे वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया करते थे, डिफ्यूज हो जाती थी कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर। ऐसे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का मामला हल किया। इन्होंने एरेटिंग पोर्स बनाए, उसके नीचे एयर सैक रख दिया, बराबर में फोटोसिंथेसिस के सेल्स अरेंज कर दिए। अब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एरेटिंग पोर्स के जरिए अंदर आ गई और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई। ये तो इनिशियल एडॉप्टेशन थी, बहुत अच्छी एडॉप्टेशन थी। लेकिन एक मसला था, सुराख खुले हुए, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जा भी सकती है। तो आगे के जो हायर प्लांट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके अंदर गार्ड सेल्स बना दिए। ये आपका एरेटिंग पोर था ना, आगे के जो पौधे थे उन्होंने गार्ड सेल्स बना दिए, ये ऐसे गार्ड सेल्स। और ये जो स्ट्रक्चर हो जाता है ना, फिर हम इसको एरेटिंग पोर्स नहीं कहते, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब ये गार्ड सेल्स का फायदा क्या होता है, ये बंद खुल हो सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खुल गए, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही थी बंद हो गया, ताकि इसकी जो है वो रुक जाए। तो आपके जो हायर प्लांट्स हैं यानी कि ट्रेशोफाइट्स भी शामिल है इसमें, जिनके लीव वेल डिवेलप है। अब लीव आपको वेल डिवेलप किस में मिला है? ब्रायोफाइट में लीव वेल डिवेलप नहीं था। तो ब्रायोफाइट में तो आपको यही मिलेगा, इरेटिंग पोर्स। लेकिन जो ट्रेशोफाइट्स थे उनमें अगर आप पहली वाली क्लास को हटा दें, सिलॉप्सीडा को, क्योंकि उनमें लीव्स तो होते ही नहीं है, या होते तो स्पाइनी शेप के होते हैं। बाकी जो तीन क्लासेस थी आपके पास, सिलॉप्सीडा, लाइकोप्सीडा और टेरियोप्सीडा, और जो एक क्लास हमने नहीं पढ़ी हुई, उन सबों के अंदर लीव वेल डिवेलप था। वेल डिवेलप से मुराद यही मामला है जी, स्टोमेटा और क्यूटिकल। वेल डिवेलप से मुराद यही है कि उनके लीफ, उनके जो इरेटिंग पोर्स थे उनमें स्टोमेटा आ गया और उनकी लेयर जो है आउटर लेयर, उस पर क्यूटिकल डिवेलप हो गया, खुद ब खुद वेल डिवेलप लीफ हो गया। तो आगे जाके फिर अभी तो इन्होंने क्या करा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इन्होंने क्या किया, इरेटिंग पोर्स और एयर सैक डेवलप किए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। बाकी फिर आगे के जो प्लांट्स थे उन्होंने अपने आप को इस चीज को और मॉडिफाई किया, एडिटिंग कोर्स को कन्वर्ट किया स्टोमेटा के अंदर, क्यूटिकल चढ़ाया, वेल डेवलप लीफ तैयार हो गया। ठीक, तो ये इन्होंने ये थोड़ी सी एडॉप्टेशन की फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं हेट्रोगेमी की तरफ। हेट्रो मतलब अलग अलग, गैमी मतलब गैमेट्स। आपने देखा पिछली जो आपकी क्लासेस थी, यानी कि जो इनसे करीब तरीन क्लासेस है वो यही तो है ना, मल्टी सेलुलर एल्गी, वो इसी से तो अडॉप्ट हो रही है। अब मल्टी सेलुलर एल्गी की आपने जो एग्जाम्पल पढ़ी हुई है वो पढ़ी हुई है अल्वा। और आपको याद होगा अल्वा के अंदर हमने पढ़ा था आइसोगैमेट्स, दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं, याद होगा आपको। अल्वा की जब हम क्लास पढ़ रहे थे तो उसके अंदर जो दो गैमेट्स तैयार होते हैं वो दोनों एक जैसे गैमेट्स होते हैं, आइसोगैमेट। और आइसोगैमेट्स के अंदर अगर दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं ना, तो फिर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाते हैं। एक ही जैसे गैमेट से बहुत ही कम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, फिर वो बात भी नहीं आती है। इन्होंने क्या करा, हेट्रोगेमी की अपनी जो है, क्योंकि इनके साथ तो पानी वानी का भी मामला है भी नहीं, ज्यादा पानी भी नहीं है कि जी फर्टिलाइजेशन इतने सारे गैमेट्स छोड़ देंगी पानी के अंदर, कोई भी जाके किसी को भी लग जाएगा, वैसा तो है भी नहीं। तो इन्होंने क्या करा, अपने गैमेट्स को दो अलग अलग कैटेगरी कर दी, दो अलग अलग गैमेट्स को प्रोड्यूस करने लग गए। एक कहलाता है मेल गैमेट, एक कहलाता है फीमेल गैमेट। तो यूं जो है चांसेस, अगर मेल फीमेल गैमेट होता है ना, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अच्छा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक गैमेट दूसरे गैमेट को फिर पहचानता है, जाता है, केमिकल सिक्रीशन होती है जिससे वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और इजीली जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ये इन्होंने डिफरेंट गैमेट्स बनाना शुरू कर दिया, उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोगैमेट्स।
टू डिफरेंट गैमेट्स, ठीक है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो इनसे पहले जो इनके एंसेस्टर्स थे यानी कि मल्टी सेलुलर एल्गी, वो आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस करते थे। चूंकि वो पानी में हुआ करते थे लिहाजा उनके लिए फर्टिलाइजेशन इतनी मुसीबत नहीं थी। लेकिन चूंकि इन्होंने पानी को छोड़ दिया और अब ये अडॉप्ट हो रहे हैं, चूंकि लैंड एनवायरनमेंट में यहाँ पानी की कमी है, जिसकी वजह से इनके चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम हो जाते हैं, गैमेट्स गैमेट्स को फ्यूज करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग गैमेट्स बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एक गैमेट दूसरे को अट्रैक्ट करता है बाय केमिकल सेक्रेशन, और फिर ये गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो बढ़ता है। तो दैट इज आल्सो एन अडॉप्शन फॉर द सर्वाइवल, हेट्रोगैमी का इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। अब आपने देखा, अभी आपको बताया मैंने कि इनके पास चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने पानी को छोड़ के खुश्की अपना ली है। पानी को छोड़ के खुश्की अपना ली है तो इनके पास चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम कम हो गया। तो उसके लिए इन्होंने एक तो ये वाला काम किया, हेट्रोगेमी वाला, दो डिफरेंट गैमेट्स बनाए ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस और इंक्रीज हो जाए। दूसरा, इन्होंने अपने इन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी गैमेट्स, इनके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन डेवलप करी एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया के नाम से, ताकि इन गैमेट्स की हिफाजत की जाए। आपने देखा ना, एंथीरिडिया आर्चिगोनिया इसी में ही आया है, या एंथीरिडिया हो गया या आर्चिगोनिया हो गया, इनके अंदर गैमेट्स होते हैं। एक में मेल, एंथीरिडिया में मेल गैमेट होता है और आर्चिगोनिया में फीमेल गैमेट होता है। तो ये भी इन्होंने एक अडॉप्टेशन की कि इन्होंने जो गैमेट्स हैं उनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करा ताकि गैमेट्स की हिफाजत की जाए, क्योंकि गैमेट्स इनके लिए कीमती हो गया, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम है। ये चीज कहाँ थी पिछली में, अलवा में कोई गैमेट्स तैयार थे नहीं। अलवा के अंदर तो भाई वो एक गैमेट होता है, एक मेन गैमेट होता है मदर सेल, वो बहुत सारे डिवाइड होकर गैमेट्स बन जाते हैं, पानी में निकल जाते हैं, कोई उनकी प्रोटेक्टिव जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। But they develop the protective structures around the reproductive cells around the gametes. Why? Because the chances of fertilization is very low. तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम था, इस वजह से इन्होंने दो काम किए। एक, इन्होंने दो अलग अलग गैमेट्स बनाना शुरू किया। दूसरा, इन्होंने जो है वो गैमेट्स के अराउंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। कौन कौन से, एक एंथीरिडिया और एक आर्चिगोनिया। ये दो इन्होंने जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव गैमेट्स के आगे स्ट्रक्चर बनाया। इससे क्या हुआ, इनके गैमेट्स की वेल प्रोटेक्शन शुरू हो गई। और फिर आगे जाके आप देखेंगे, आगे जो मैंने आपको बताया ना, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे होते हैं। आगे जाके इन्होंने क्या किया जी कि बिल्कुल आर्चिगोनिया और एंथीरिडिया उनमें बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे। एंथीरिडिया जो है वो आर्चिगोनिया के अंदर आता है बकायदा ट्यूब के जरिए। मैंने आपको बताया ना पहले, शुरू के जो ब्रायोफाइट्स तो सारे पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जो ट्रेशोफाइट्स हैं उनमें जो हायर ट्रेशोफाइट्स हैं उनको पानी से बिल्कुल उन्होंने छुटकारा हासिल किया। कैसे, एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया के दरमियान ट्यूब बना दी, और उस ट्यूब के जरिए जो है गैमेट ट्रांसफर होता है। वही चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जी वो ट्यूब के जरिए आए, कोई गैमेट जाया ही ना हो। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई जो कि हायर प्लांट्स में की, अभी इन्होंने नहीं की है। ट्रेशोफाइट्स जो अभी हमने पढ़े उनमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अभी वो एंथीरिडिया, ये जो है आर्चिगोनिया में से निकलता है गैमेट, और एंथीरिडिया से निकलता है आर्चिगोनिया में आ जाता है। हायर प्लांट्स ने इनके अंदर ट्यूब डेवलप करना शुरू करी है। उसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है जी कि हमने देखा है कि इससे पहले यानी एल्गीज की अगर हम बात करें, ये मेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट होता है, ये मेल है, ये फीमेल गैमेट है, ये मिलते जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट है ये जी बस दो न्यूक्लियस वाला सेल या एक बड़ा मर्ज न्यूक्लियस वाला सेल, इसके अंदर कोई खाना वाना स्टोर नहीं है, और ये फिर मजबूर है जिसके पास तो कुछ भी फूड नहीं है, तो ये हाथ के हाथ फौरन से अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देता है और ये डेवलप होता है। इस दौरान, डेवलपमेंट के दौरान, ये अपनी सराउंडिंग से खाना हासिल कर रहा होता है, विच इज रिस्की। पानी में हो तो ठीक है, पानी आपके पास मौजूद है, खैर है, लेकिन अगर आप खुश्की में हो तो फिर जाइगोट के लिए ये रिस्की बात हो जाती है, क्योंकि अगर आपने मेल फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया, जाइगोट है जी, जाइगोट के पास अपना पहले से कोई रिजर्व खाना नहीं है, तो फिर वो सराउंडिंग से खाना हासिल करेगा, और अगर सराउंडिंग में पानी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मसला हो गया तो गया जाएगा। तो दैट विल बी द रिस्की कंडीशन। तो इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है जी कि ये आपका जब ये मेल गैमेट है, ये एम है जी मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है, और जब ये फर्टिलाइज होता है, जाइगोट तैयार होता है, तो जाइगोट अपने इर्द गिर्द सेल्स के लेयर फूड की सूरत में स्टोर कर लेता है। अब ये बन जाता है जी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है जी, दरअसल एक जाइगोट है जिसके साथ उसका खाना भी स्टोर हुआ है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। एक जाइगोट जिसके साथ उसका खाना भी स्टोर हुआ है, आगे जाके यही स्ट्रक्चर फिर सीड बन जाएगा जब हाई डेवलप होगा। तो ये इन्होंने कंडीशन की, इनका जो जाइगोट होता है विच इज द फर्टिलाइज्ड
फीमेल गैमेट, एक फर्टिलाइज हुआ हुआ फीमेल गैमेट है जो कि जाइगोट है, तो उसके अराउंड जो है वो कुछ लेयर्स चढ़ जाती हैं जिससे उनका फूड मिलता है, और जाइगोट जो है अब अपना फूड अपने साथ रखता है। उससे क्या होता है जी कि जाइगोट की डेवलपमेंट इंश्योर हो जाती है, अच्छी हो जाती है जी। हाँ जी, जाइगोट डेवलप हो सकता है, अगर सराउंडिंग से उसको खाना नहीं भी मिलेगा तो भी जाइगोट के पास अपना फूड मौजूद है जिसकी मदद से वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो ये इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो किया, इससे जो है इनकी डेवलपमेंट और वही रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प मिली। ये भी अच्छी एडॉप्टेशन थी। तो आगे जाके जितने भी हायर प्लांट थे इन्होंने अपनी इस चीज को और ज्यादा अच्छा डेवलप किया, और इसी को इन्होंने फिर सीड की सूरत में स्टोर कर दिया। अब आपके पास जो मॉडर्न सीड होते हैं ना, आप उसमें ये एम्ब्रियो होता है और ये देखें इतना इर्द गिर्द उसके खाना मौजूद है। अब जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स, जो अभी हमने वही बात है अभी पढ़े नहीं है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर आप देखोगे कि मेल फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के इर्द गिर्द जो है उसका बड़ा जबरदस्त खाना तैयार हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। और फिर वो एम्ब्रियो जो है वो और ज्यादा वेल डेवलप, उस पर कोट वोट चढ़ जाता है, वो चढ़ जाते हैं, फिर सीड बन जाता है। इसी एम्ब्रियो के इर्द गिर्द अगर आप कोटिंग कर दो ना तो ये सीड हो जाता है। तो इन्होंने क्या करा, आगे के हायर प्लांट्स ने, उन्होंने अपनी इस एम्ब्रियो की भी मजीद प्रोटेक्शन की। एम्ब्रियो क्यों बनाया इन्होंने? अपने जाइगोट की प्रोटेक्शन करने के लिए, और फिर जाइगोट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो एम्ब्रियो बनाई है उसकी भी प्रोटेक्शन कर देते हैं हायर प्लांट्स। कैसे? उसके इर्द गिर्द कोटिंग लगा देते हैं, कोट चढ़ा देते हैं, सीड कोट, और वो क्या डेवलप हो जाता है, सीड, और ज्यादा चांसेस हो गए जी उसकी अच्छी ग्रोथ के। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये तो इन्होंने शुरू के जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थी ये इन्होंने कुछ एडॉप्टेशंस की थी, फिर आगे जाके आपके जो हायर प्लांट्स थे वो और ज्यादा मॉडिफाई होते गए और करते गए। अब आप इन पांचों 6 पॉइंट्स को अगर आप अपनी क्लासेस से कंपेयर करो, तो जो आपकी शुरू की क्लासेस है ब्रायोफाइट्स, उन्होंने तो ये तमाम एडॉप्टेशंस की शुरू की, क्योंकि वो अर्ली प्लांट्स है। मैंने आपको शुरू में कहा था ब्रायोफाइट्स आर अर्ली प्लांट्स। तो जो एल्गीज बाहर निकल के अडॉप्ट हो रहे थे, तो वो जिस प्लांट में कन्वर्ट हुए थे ना वो थे ब्रायोफाइट। उनमें वो हिपार्टिसिए भी थे, कुछ मोसिस बन गए, कुछ जो है वो एंथोसिडॉट्स बन गए, और उन्होंने यही एडॉप्टेशंस की थी। राइजोइड्स बनाई थी, थैलस था, क्यूटिकल था पानी के लिए, हवा के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिटेनिंग पोर्स थे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो नहीं बना सके वो, हेट्रोगेमी रखा हुआ था इन्होंने, दो अलग अलग गैमेट्स में, सॉरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी तो थे इसमें, हिपार्टिसिया वगैरह में एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया, और एम्ब्रियो भी बनता था। तो ये एडॉप्टेशंस जो थी, ये अर्ली जो एडॉप्टेशंस थी, ये हिपार्टी ब्रायोफाइट्स ने की, हिपार्टिसी, लिवरबर्ड्स और हॉर्नबर्ड्स। इससे क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स और उनकी जो तीनों क्लासेस थी उनको जमीन में रहने का मौका मिल गया। अब वो खुश्की पानी को छोड़ दिया इन्होंने, जमीन पे रहने लग गए, अब उनके मसले हल हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने आप को इवॉल्व करते गए, इन्होंने राइजोइड्स को कन्वर्ट कर दिया आज की रूट्स की फॉर्म में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथीरिडिया आर्चिगोनियस को और वेल डेवलप कर लिया, गैमेट्स के साथ साथ हेट्रोस्पोरस कर दी कंडीशन। अभी तो हेट्रोगेमी है ना, फिर उन्होंने क्या करा, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कर दी कि जी तो अलग अलग स्पोर्ट्स तैयार करने लग गए, और ज्यादा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ गया। एम्ब्रियो को और ज्यादा वेल डेवलप करके सीड में कन्वर्ट कर दिया, राइजोइड्स को और ज्यादा वेल डेवलप कर दिया, रूट्स बना दिया, वाटर की कंजर्वेशन और अच्छे तरीके से कर दी, थैलस की बजाय वो चपटे चपटे पतले पतले से लीव कर दिए, क्यूटिकल और ज्यादा स्टेम तक में क्यूटिकल चढ़ा दिया गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो इरेटिंग पोर्स थे उनको स्टोमेटा में कन्वर्ट कर दिया। तो हायर प्लांट्स ने और ज्यादा फिर अब चूंकि ये सर्वाइव करने लग गए लैंड में, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एडॉप्ट करते गए काफी सालों बाद। जब ब्रायोफाइट्स जो है उन्हीं को ही, जब उनकी कुछ चीजें मॉडिफाई हुई, तो ब्रायोफाइट्स ने अपने अंदर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप कर दिया। जो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हुई या मेजर एवोल्यूशन हुई, वो ये कि जी वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप कर दिए, और जब वो वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप किए तो वो कन्वर्ट हो गए फिर दूसरी क्लास के अंदर, कौन सी, ट्रेशोफाइट्स। अब ट्रेशोफाइट्स के अंदर जो शुरू के थे वो आपके वही थे, सिलोप्सिडा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने जो है वो स्ट्रोबिलस नाम का स्ट्रक्चर डेवलप करने लग गया, जिससे जो है वो स्पोरेंजियम प्रोटेक्ट होता गया। राइजोइड्स आपके सिलोप्सिडा में राइजोइड्स थी, लेकिन फिर लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा में रूट्स आ गई और ज्यादा मॉडिफाई हो गया। सिलोप्सिडा के अंदर जो है आपके पास इरिटिंग पोर्स थे, लेकिन लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा में आपके पास स्टोमेटा डेवलप हो गया और ज्यादा अच्छा हो गया। सिफेनोप्सिडा के अंदर आपके पास लीफ नहीं थे, जबकि बाकी सब में लीफ थे और ज्यादा अच्छे हो गए, और ज्यादा एम्ब्रियो प्रोटेक्ट होता जा रहा है। आप देखो ना, सिलोप्सिडा में खाली एक ही स्पोरेंजियम था, लेकिन आगे जो लाइकोप्सिडा था, सिफेनोप्सिडा था, उसके अंदर दो दो, एक में तो आया भी दो स्पोरेंजियम, बाकी तो अब आगे आएंगे। लो जी, वो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर और अच्छा वेल डेवलप खुद नजर आ रहा है ना आपको। सिलोप्सिडा के अंदर खाली वो एक ब्रांच के अंदर से स्पोरेंजियम निकल रहा था, लेस प्रोटेक्टेड था। मैं आपको दिखा देता हूँ ना डायग्राम, कहाँ है जी सिलोप्सिडा, ये देखो, ये सिलोप्सिडा है ना, इसका देखो स्पोरेंजियम कैसा है, अनप्रोटेक्टेड है, खुलेआम पड़ा हुआ है। लेकिन जब अगली क्लास हुई लाइकोप्सिडा, इसने अपने स्पोरेंजियम को देखो कैसा प्रोटेक्टेड कर दिया, ये स्पोरेंजियम है, उसके इर्द गिर्द लीव आ गए,
और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गया। नजर आ रहा है ना आपको प्रोटेक्शन? देखो इसी तरह ये देखो सिलोप्सिडा को देखो, रूट्स नहीं थी, राइजोइड्स थी जी। लेकिन जब अगली क्लास अब इन सिलोप्सिडा ने क्या करा, रूट्स को मजीद इवॉल्व किया, राइजोइड्स को इवॉल्व किया और एडवेंटिशियस रूट्स में कन्वर्ट कर दे, तो ये अगली क्लास बन गया आपकी लाइकोप्सिडा। फिर लाइकोप्सिडा से आपकी अगली क्लास बन गई ये वाले, इन्होंने अपने जो स्टेम्स है और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, ब्रांचेस को और ज्यादा रूट्स को अच्छा कर लिया, सिलोप्सिडा बन गया। इसी तरीके से आगे आगे सीड्स इवॉल्व होंगे तो अगली क्लास बन जाएगी। अभी सीड्स नहीं बने, अभी आपका वो जो एंथ्रीडी आर्चिगोनिया जो मेल फीमेल गैमेट बनाता है, जब वो फर्टिलाइज होते हैं जाइगोट बनता है, जाइगोट के इर्द गिर्द उसका फूड होता है, ये बनता है बस एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट। लेकिन जो अब अगली क्लास जो हमने रह गई पढ़नी है, उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है अपने आप को सीड्स के अंदर, और फिर वो और ज्यादा अच्छी एवोल्यूशन हो गई तो एक अलग क्लास बन जाती है। तो यूं आप देख रहे हो, आपने क्लासेस भी पढ़ते हुए देखा कि आहिस्ता आहिस्ता प्लांट इवॉल्व हो रहा है। पहले ब्रायोफाइट्स बने, मल्टी सेलुलर एग्री से क्या बने, ब्रायोफाइट्स तीनों। कई कुछ जगहों पे हेपाटिसी बन गए, कुछ पे मुस्की बन गए, कुछ केसेस के अंदर एंथ्रोसिडॉट्स बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने वैस्कुलर टिश्यू डेवलप किया, दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्रेशोफाइट्स। मतलब ब्रेशोफाइट्स बने तो शुरू की जो क्लास थी वो थोड़ी लेस डेवलप थी, आगे क्लासेस जो है और ज्यादा डेवलप होती गई। तो अब जो आपकी रह गई ना क्लास, जब आप वो पढ़ोगे आप खुद देखना, दे आर वेल डेवलप, वो वेल डेवलप है, उनमें रूट्स भी अच्छा मिलेगा, स्टेम भी अच्छा मिलेगा, लीफ भी अच्छा मिलेगा, गैमेट्स की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो रही होगी, और वो जो गैमेट्स के स्ट्रक्चर है 3D आर्चिगोनिया वो भी वेल प्रोटेक्टेड होंगे। हेट्रोगेमी तो है ये, तो वो हेट्रोस्पोरस भी बन जाएंगे। अभी आप देखो सिर्फ एक था हेट्रोस्पोरस, एक दो ही थे बस हेट्रोस्पोरस, लेकिन आगे जो क्लासेस है सीड वाली वो तो होंगे ही हेट्रोस्पोरस, यानी कि दो अलग अलग गैमेट्स बनाने वाले भी होंगे, दो अलग अलग स्पोर्स बनाने वाले भी होंगे, और ज्यादा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बन जाएगा। फिर वो ट्यूब बनाना शुरू कर देंगे एंथीरिडिया से आर्चिगोनिया, ताकि पानी से भी छुटकारा हो जाए और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत भी ना हो। फिर वो एम्ब्रियो को कन्वर्ट करेंगे सीड के अंदर, ताकि इनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल और अच्छा हो जाए, एम्ब्रियो और प्रोटेक्टेड हो, ये और ज्यादा वेल डेवलप होंगे, फिर वो आपके वही पौधे बनेंगे जो आज आपके मौजूद। तो ये हमारी थी आज की टॉपिक, यानी एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के हवाले से। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस एवॉल्व हुई। अभी हमने दो एवोल्यूशन और डिस्कस करनी है, एक लीफ की एवोल्यूशन कैसे हुई है। अभी देखे ना, हमने तो खाली कंजर्वेशन, पानी, स्टेम, लीफ कैसे डेवलप हुआ है, एक इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ना होगा कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ किस तरह हुआ है, और एवोल्यूशन ऑफ सीड भी देखेंगे कि सीड किस तरह इवॉल्व हुआ। अभी तो हमने क्या देखा है, बस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हुआ है, फिर इस एम्ब्रियो से जो अगली क्लास के अंदर सीड तैयार होगा, वो सीड कैसे तैयार होगा। तो दो एवोल्यूशन के टॉपिक और रहेगा हमारे, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिर अब किसी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में। आज हम अपने टॉपिक को यहीं